हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेंटर पॉइंट होगा एमएसएमई। एमएसएमई के आसपास हम जिक्र करेंगे कि क्या कुछ इसमें एलोकेशन किया गया है, अभी कैसे इनके डेफिनेशन को बदला गया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। बात करते हैं 2 दिन पहले की, जब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने अनाउंस किया। तो आखिर उस पैकेज में क्या अमाउंट एमएसएमई के हिस्से में आया है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बैंक को किस तरीके से क्रेडिट गारंटी दी जा रही है सरकार के द्वारा, क्या ये सही है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं, इनको जिक्र करेंगे। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज आपको इस पूरे डिस्कशन में क्या क्या पता चल जाएगा। जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो आप इन सारे टॉपिक के बारे में जान चुके होंगे। एमएसएमईज का जो नए क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसको हम जिक्र करने वाले हैं। एलपीजी पॉलिसी, कोटा एंड लाइसेंसिंग राज क्या था, वैसे ऊपर ऊपर से तो आपको पता होता है, बट आज हम एग्जैक्ट डेफिनेशन वाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, विल डिस्कस अबाउट इट। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सारे टर्म्स को यूज़ किया गया आगे आर्टिकल में, हम इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हमें आज डिस्कस करना है। एमएसएमई को अच्छा खासा पैकेज मिला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाएगा और इसके लिए एमएसएमई का क्या योगदान हो सकता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल होगा संजय बारू साहब का, जो ह्यूमन कैपिटल पर इम्फेसिस कर रहे हैं। ये हम सबसे पहला आर्टिकल इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा लिखते हैं। इनका कहना है कि जब हम सेल्फ रिलायंस करने की बात कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं भारत को, तो किन किन छोटे छोटे मुद्दों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल हमारा होगा जो विलेज सेंट्रिक होगा, कि विलेज में अगर हमें पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो जो रूरल इंडिया है वहाँ पर किन किन सेक्टर में फोकस करने की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। और ये होगा मेंस के लिए आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। आई होप आप लोग लिखते हैं, बट एक चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ इसी वक्त, कि जब हम आर्टिकल को ख़त्म करेंगे अंत में, इसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो अनाउंसमेंट किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा, 100% क्रेडिट गारंटी दी जा रही है सरकार के द्वारा, क्या ये एक रैशनल स्टेप है। तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रैशनल स्टेप है या फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी फॉर्मेट में अपना आंसर लिखना होगा। फॉर मेकिंग एमएसएमई सेक्टर परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, डाटा एंड नंबर्स आपको दिखेंगे आज। डू यू फील इंडिया न्यू पॉलिसी टू बिकम सेल्फ रिलायंट ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इन द प्रैक्टिकल स्टेप। तो इसके बारे में जब हम पूरे आर्टिकल को ख़त्म करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू द कम्युनिटीज़ इन इंडिया, उनको हम कैसे इस डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से बाहर लेकर के आएँ और उनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं। और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको पढ़ के और बिल्कुल लिखने की कोशिश करें। जैसा आप जानते हैं डिस्कशन हमारा हिंदी में होता है, तो आपको इतनी मुश्किलें नहीं आती होंगी। जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं उसको आप पूछ भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आता है पूरा डिस्कशन तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड उससे, है ना। और हमारी बात पहले आपसे हो चुकी है, आप शेयर कर रहे होंगे, बिकॉज आप लोगों का कमेंट भी आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग बताते हैं कि उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने 10 लोगों को ऐड किया है। ये सच में बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए फ्रेंड। आइए शुरू करते हैं। आज हम पहले टॉपिक को देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमएसएमई न्यू क्राइटेरिया, आपको बता दें ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमईज के डेफिनेशन को बदल दिया गया है। आपको इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक क्या इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर, ठीक है, 2 बातें ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट अब इसमें बदल दिया गया है। पहले तो याद रखना है कि एमएसएमईज में कौन कौन सा सेक्टर है, आप ऐसे याद रखेंगे इसको। माइक्रो हो गया शुरू में, फिर स्मॉल और फिर मीडियम, ठीक है। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेंगे और टर्नओवर का ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टमेंट को जब आप फोकस करेंगे तो याद रखिएगा इसमें अब 1 करोड़ रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है माइक्रो में, जबकि ये पहले बहुत कम था, 10 लाख के करीब था, ठीक है। टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर का आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। ये सब बदलाव किए गए, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में कितना हो सकता है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम तक या 5 करोड़ तक होना चाहिए, तभी इसको माइक्रो में रखा जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, ठीक है।
उसके बाद जब आप स्मॉल पर जाते हैं तो वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात करेंगे। इसका आपको याद है कि अगर किसी को पता हो तो खुद से रिवाइज कीजिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करेंगे तो वो बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंटरप्राइजेस में हो सकते हैं। टर्नओवर की जब आप बात करेंगे तो वो 50 करोड़ होगा। फाइन, तो अप टू 50 करोड़, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर अगर किसी का है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस में काउंट किए जाएंगे। मीडियम पर आते हैं। मीडियम मतलब यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल पर हो गया। तो मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ तक हो सकता है। देखिए सबसे ज़्यादा है ना, अभी स्मॉल में कितना था, 10 था, और मीडियम में 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और टर्नओवर की जब आप बात करेंगे तो वो कितना होगा, लेस देन 100 करोड़। ठीक है, इसका जस्ट डबल कर देना है आपको, लेस देन 100 करोड़ होगा। तो ये टर्नओवर किस में है, मीडियम इंटरप्राइजेज में है। और यही डेफिनेशन है मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की। ठीक है, आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एलपीजी पॉलिसी। याद है ना कब लाया गया था इसको? हाँ बिल्कुल सही, 1991। भारत की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचता है। और आपको पता है ना कि फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सामान को इम्पोर्ट करने के लिए। और हमारा सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे होता है, क्रूड ऑयल वगैरह पे। हम सबको डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत में इम्पोर्ट किस किस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है और उसका क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इम्पोर्ट के लिए हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए होता है, डॉलर में सारे काम होते हैं। अब जब हमारे पास वो नहीं बचता है तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ हमसे कहता है कि आपको अपने यहाँ पर रिफॉर्म लाना होगा। आखिर क्यों रिफॉर्म लाने के लिए कहा गया? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में तब के पहले की जो स्थिति थी वो कोटा एंड लाइसेंसिंग राज की थी। क्या होता है ये कोटा एंड लाइसेंसिंग राज? क्या किसी को पता है? हाँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता वो जान लीजिए, जिनको पता है वो भी ध्यान से सुनिएगा। कोटा एंड लाइसेंसिंग राज का मतलब आपको सिंपली लगता है कि करप्शन बहुत होता था, लेकिन इसको आप डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे तो इसका एग्जैक्टली मतलब ये था, जब गवर्नमेंट कंपनी को एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाए, यानी कि जब ब्यूरोक्रेसी इतनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए कि वो हर चीज़ तय करने लग जाए। जो कंपनी जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है वहाँ पर गवर्नमेंट ये भी तय करने लग जाए कि वो कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी, कितना एक्सपोर्ट करेगी, क्या अमाउंट, वो क्या पैसे उस कमोडिटी का तय करती है, क्या प्राइसेस होगा। सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड होने लग जाए, कंट्रोल्ड होने लग जाए, तो वहाँ पर करप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। ठीक है, रेड टेपिज्म का नाम आपने सुना होगा। और वो धीरे धीरे करप्शन का फॉर्म लेने लग जाता है। तो वो सिस्टम था कोटा एंड लाइसेंसिंग राज का एलपीजी पॉलिसी आने के पहले। हालांकि उसके पहले से ही रिफॉर्म शुरू हो चुका था, बट इसके बाद बहुत हद तक इसको रिफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब इसको भी आपको टेक्निकल टर्म में समझना है। अगर प्रीलिम्स में ये सारे स्टेटमेंट आ गए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल मतलब है, एक वर्ड आपको याद रखना है, रिप्लेसिंग फॉरेन इंपोर्ट। फॉरेन इंपोर्ट को रिप्लेस कर देना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। या फिर कोई ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए, कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसे कानून बनाए जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मोटिवेट करती हो, लेकिन जब आप फॉरेन से कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसको डीमोटिवेट करता हो। किस सामान पर आप टैरिफ लगा दीजिए, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दीजिए, तो क्या होगा, आप उस सामान को इंपोर्ट ना करने के बजाय नहीं, भारत में ही इसका प्रोडक्शन करना सही समझेंगे, अगर उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे आपको सरकार मदद पहुंचाती है तो आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ का रिप्लेसमेंट, फॉरेन इंपोर्ट का रिप्लेसमेंट ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जाएंगे तो मेक इन इंडिया को भी आप इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगह पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टर्म यूज़ किया जाता है, खास करके डिफेंस के सेक्टर में और अदर सेक्टर में, कि हम जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अदर कंट्री पर, वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हम ना हों एनर्जी के लिए, डिफेंस के लिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। ठीक है, आई होप ये आप लोगों के काम की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं तो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, है ना। आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कि ये जो टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसको आपको ये नहीं समझना है कि हम आर्टिकल पर क्यों नहीं जा रहे हैं। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना टर्म है, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे सीधे आपसे ये टर्म पूछे जाएंगे और आर्टिकल इन टर्म्स के बिना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, डर्टी फ्लोटिंग। देखिए, इसको आपको ऐसे समझना है कि जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, तो एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में आपको रखना है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये जो इकोनॉमीज पढ़ चुके होंगे लोग उनको ज़्यादा क्लियर होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बस समझते जाना है,
जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से पिक्चर बनने लग जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे हम डर्टी फ्लोटिंग की, लेकिन इसके पहले हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सचेंज रेट मतलब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डॉलर का कंपेयर करना है रुपीज़ से, ठीक है। डॉलर को कंपेयर कीजिए आप रुपीज़ से। जब आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, ठीक है, कि हम $1 के बदले इतने रुपीज़ आपको देंगे। मान लीजिए कि 20 रुपीज़, खैर इतना नहीं होता है, 70-75 रुपये नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो ये आपको समझना है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो पूरी तरीके से और वहाँ पर डॉलर का प्राइस फिक्स किया जाए रुपीज़ के कंपैरिजन में, और डॉलर को फिर पूरा करना, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाए, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में चला जाएगा। इसके ऑपोजिट फ्लोटिंग जो होता है, फ्लोटिंग वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई भी चीज़ मार्केट ओरिएंटेड हो, है ना, मार्केट की वजह से, मार्केट इंटरवेंशन में सारी चीज़ें चल रही हों कि डॉलर का दाम कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी $1 बदले 70 रुपये हो जाते हैं, कभी $1 के बदले 75 रुपये हो जाते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम चल रहा होता है वो मार्केट में इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से चल रहा होता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में चला जाएगा। अब डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है, हमने अभी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात की, मान लीजिए वहाँ पर हमने पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट ने साइड बाय साइड या इनडायरेक्टली इंटरवीन करना शुरू कर दिया। डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली इंटरवीन किया कि भाई ऐसा है, ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, पैसे का मूल्य, ये जो रुपए का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको हम एक लिमिट से ज़्यादा घटने नहीं दे सकते। तो अब वहाँ पर जब गवर्नमेंट इंटरवीन करके कुछ स्कीम्स ले आए, कुछ ऐसी चीज़ें ले आए, तो उसको डर्टी फ्लोटिंग बोलेंगे, ठीक है। कि फ्लोटिंग तो था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो था, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरवेंशन किया गवर्नमेंट ने और वहाँ पर जो रुपीज़ है उसके वैल्यू को घटने बढ़ने को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया। तो डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन भी इसी से जुड़ा हुआ है। डिवैल्यूएशन जब सरकार अपनी मर्जी से डॉलर के रेट को या रुपीज़ को फिक्स करती हो, वो डिवैल्यूएशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारी सरकार ने खुद से कहा कि हम जो है वो $1 में 70 रुपये देने को तैयार हैं। अब मान लीजिए ये पहले कितना था, 65 रुपया था, तो हमने क्या कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया, हमने ज़्यादा रुपए देने शुरू कर दिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, या कई सारे और इसके पीछे रीज़न होते हैं। अब डेप्रिसिएशन सेम सिस्टम है, इसको आप जोड़ दीजिए फ्लोटिंग वाले से, कि जब मार्केट के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं तो वहाँ पर डेप्रिसिएट होता है। जब रुपीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे चली जाए तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपको याद रहे। खैर, इसके बाद आपको फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट पता है आई होप, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल डेफिसिट का मतलब आपको समझना है राजकोषीय घाटा या कुल घाटा। तो कुल घाटा कैसे होगा, जैसे आपको मान लीजिए 100 रुपये आने वाले थे और आपका जो खर्चा है वो 120 रुपये का हो गया, तो यहाँ पर 20 रुपये का आपका डेफिसिट हो गया, ठीक है। जब ये टोटल हम गवर्नमेंट के टर्म में देखेंगे तो वो फिजिकल डेफिसिट में आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट सेम है, रेवेन्यू मतलब जो आने वाला पैसा है, एक्सपेंडिचर जो जाने वाला है। अब ये जो रेवेन्यू है, ये दोनों टर्म इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बजट में। अब ये रेवेन्यू सरकार ने सोचा था कि हमारे पास इतने रुपए आ जाएंगे, मान लीजिए सरकार ने सोचा हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे, लेकिन उतना नहीं आया, रेवेन्यू कम हो गया, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट गारंटी, जिस पर हमारा पूरा आर्टिकल टिका होगा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है यहाँ पर, और न्यू क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल इसी पर टिका है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर। क्या होता है ये आप लोग जानते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपका जो पॉपुलेशन है, आपके देश में जो पॉपुलेशन है, उसमें वर्किंग पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वर्किंग पॉपुलेशन कौन होंगे, इसको डिसाइड किया गया है 15 ईयर से 64 ईयर। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है कि जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो किसी देश की नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कहलाएगा। और ये कितना होता है, 15 साल से 64 साल के बीच में कामकाजी लोग होते हैं, और भारत में ये भी हाईएस्ट पर है। और हर तरफ यही बात चल रही है कि कैसे इसका यूज़ किया जाए, ठीक है। सारे टर्म्स आई होप समझ में आ गए होंगे। लास्ट में इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहाँ पे किसी का गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए आगे शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की, और इस पर जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताए हैं। भारत को कैसा बनाना है, आत्मनिर्भर। कई सारे जोक्स भी आपने पढ़े होंगे इस पर, अभी जो बनने शुरू हो गए हैं।
सेल्फ रिलायंट कैसे बनाया जाए, इंडिया को सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनाया जाए, इसके लिए अच्छा खासा पैकेज अनाउंस तो किया गया है। क्या कुछ कमियां हैं, क्या इसमें कुछ और इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसी पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1991 से। 1991 में जब हमने एलपीजी को अडाप्ट किया तो कई सारे रिफॉर्म लेकर के हम आए, और हमने उस समय में एंड किया किसका, लाइसेंसिंग परमिट राज का, जो अभी मैंने आपको बताया। हमने वहाँ पर सोचा हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। आखिर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है क्यों सोचा? क्योंकि इस पर इन्वेस्टमेंट टिका होता है। अगर किसी देश का घाटा बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसीलिए याद होगा एफआरबीएम एक्ट में इस बात पर बहुत इम्फेसिस किया गया है कि 3.3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, और इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगी रहती है। लेकिन वो अलग बात है कि क्राइसिस की वजह से हम इस पर बहुत अच्छे से टिके नहीं रह पाते हैं। तीसरा, टैरिफ को कम करने का सोचा। टैरिफ को कम करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टैरिफ वो जो टैक्स लगाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, या कोई भी देश क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर टैरिफ या टैक्स को बढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि हम उसको डिमोटिवेट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स या वो सामान बाहर से ना मंगवाया जाए देश में। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 1991 के बाद हमने टैरिफ को भी कम करना शुरू किया, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था, हमने लिबरलाइज किया था, हमने ग्लोबलाइज करने की कोशिश की, हमने प्राइवेटाइज किया। तो अब यहाँ पर हमें लोगों को अपने मार्केट में एंट्री देनी थी, और इसलिए ये सारे काम वहाँ पर हुए। रुपीज़ को भी डिवैल्यूएट किया गया था, मतलब सरकार के द्वारा खुद से रुपीज़ को कम किया गया था, उसके मूल्य को डॉलर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सारे बदलाव वहाँ पर हुए, और उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म आपको देखने को मिले। हमारा देश जो है वो काफ़ी ग्रो करता चला गया। और इतना ही नहीं, बल्कि 2008 की क्राइसिस में जब पूरे विश्व में क्राइसिस थी, लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। ठीक है, तो आज एक बार फिर से वही वक्त है कि हम कोविड-19 के बाद, यानी ये जब पेंडेमिक खत्म होगा उसके बाद की जो स्थिति है उसको कैसे डील करेंगे। तो अभी एक विजन को लेकर के आए हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने 4 बातों पर फोकस किया है। वो 4 कौन कौन सी बातें हैं? पहला, पब्लिक स्पेंडिंग को लाया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट हो पाए। एम्ड एट प्रमोटिंग वेलफेयर एंड रेजिंग इन्वेस्टमेंट रेट। इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाने की बात चल रही है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब पब्लिक स्पेंडिंग होती है, सरकार के द्वारा खर्चा बढ़ता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट से क्या ताल्लुकात है। दूसरा, उन्होंने फोकस किया पॉलिसी रिफॉर्म पर। अगर आपने स्पीच सुना है तो बहुत अच्छी बात है, तो सुनिएगा ज़रूर। उन्होंने बिल्कुल आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में उस दिन स्पीच दिया था, बहुत ही बेहतरीन स्पीच था। तो उन्होंने बोला, ये भी बोला था कि हम पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे ताकि बाकी जो कंपनियां हैं वो भारत में आएँ। ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, और हम ग्लोबली भी अपनी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट मेकिंग द मोर सेल्फ रिलायंट। हम इंडिया को लेस डिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि हम आइसोलेट नहीं करेंगे, हम ग्लोबली जुड़ के काम करेंगे। हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ व्हील ऑफ दिस न्यू ग्रोथ इंजन विल बी लॉकडाउन मॉडल 4। अब देखिए, लॉकडाउन मॉडल 4 अनाउंस होने वाला है 18 तारीख को। उसमें उसके पहले ही उसमें देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होती है और आगे कैसे डील किया जाएगा इकॉनमी को। पब्लिक स्पेंडिंग एंड पीपल्स माइंडसेट। पब्लिक स्पेंडिंग का बहुत सारी चीज़ों से बहुत ताल्लुकात होता है। पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पर जो सरकार खर्चे कर रही है, इंक्रीज कर रही है, उससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो लोगों के माइंडसेट पर पड़ेगा। कैसे? माइंडसेट पर ऐसे पड़ेगा, अब लोगों को लगेगा कि यार पैसे का फ्लो आ रहा है। अब ये जो पैसे एलोकेट किए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग रोज अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आज भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, होगा अभी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनके माइंडसेट में एक पॉजिटिविटी आ रही है कि नाउ दे कैन स्पेंड। अब यहाँ पर डिमांड जनरेट होना शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल एमएसएमईज को ही जो पैसा अलोकेट किया गया, वहाँ पर जो लोन दिए जाएंगे, अब उस लोन को आगे लगाया जाएगा काम में, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली जनरेट होगा। तो इससे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। पॉलिसी रिफॉर्म किया जाएगा, इसमें लैंड, लेबर और अदर पॉलिसीज को रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अब इस पे क्या होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि ये जो अनाउंसमेंट सरकार ने किया है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कितनी इफिशिएंसी के साथ सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये इन्वेस्टर्स देखेंगे।
यहाँ पे किसकी ज़रूरत है फिर? ऑब्वियसली ज़रूरत है क्विक इम्प्लीमेंटेशन की, इफ़िशियंट इम्प्लीमेंटेशन की, और दूसरी तरफ एक ट्रस्ट की। एक ट्रस्ट की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और अदर इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, उनके बीच में जो कमिटमेंट्स हैं, अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स कमिटमेंट कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए इसकी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, और एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें सक्सेस हो पाएंगी। विजन क्लियर है आपका, आपको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंस बनाना है और डिपेंडेंसी को कम करनी है। ठीक है, व्हाट डज सेल्फ रिलायंस मीन्स? थोड़ा जान लेते हैं कि क्या मतलब होता है सेल्फ रिलायंस का। क्या कोई डेफिनेशन है क्या इसके लिए? बिल्कुल है डेफिनेशन। इसका मतलब है, पहले आपको इसके लिए जानना पड़ेगा डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है। डिपेंडेंसी को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें कहा जाता है एक ऐसी सिचुएशन जब कोई इकोनॉमी अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए किसी दूसरी इकोनॉमी पर निर्भर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? जब कोई किसी कंट्री की इकोनॉमी अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंशन की कंडीशन को सुधारने के लिए दूसरी इकोनॉमी पर निर्भर कर जाए, उसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब जब आपको डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अदर इकोनॉमी पर ना होना पड़े डिपेंडेंट, तो वही आपका सेल्फ रिलायंस कहलाएगा। शुड नॉट बिकम डोमिनेटेड और डिपेंडेंट ऑन द अदर इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, एज पर द डेफिनेशन यही है सेल्फ रिलायंट का मतलब। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। तो आखिर अभी तक इंडिया की डिपेंडेंसी किस किस चीज़ पर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 4 ऐसे सेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, बिना बताए आपको पता चल गया होगा, ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़ पर इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रूड ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक तो हमारा हो गया कौन सा सेक्टर, ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज़ पर हम डिपेंडेंट हैं, और उसको मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पर डिपेंडेंसी को कम करने की। कैसे? क्योंकि हम एनर्जी सेक्टर में कई सारे स्कीम्स को लेकर के आ रहे हैं, है ना। हम चाह रहे हैं कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसका इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर सोलर एनर्जी हो। उसके लिए ISA का जिक्र किया था उन्होंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद होगा आपको। तो हम सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हम पूरे विश्व के लिए एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोशिश की है। दूसरा डिपेंडेंसी कहाँ पर है? फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो पर है। चाहे वो रेमिटेंस को ले लीजिए या अदर पॉलिसीज़ को ले लीजिए, गल्फ कंट्रीज़ और US पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को ले करके। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है। इसको कैसे डील किया जाए, इसको क्लियर नहीं किया गया है अभी तक। ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डिपेंडेंसी, हम उसको कैसे कम करेंगे। तीसरा डिपेंडेंस किस चीज़ पर है? ऑब्वियसली डिफेंस इक्विपमेंट पर। रशिया, US, इजराइल और फ्रांस, इन 4 देशों पर हम डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इसके लिए भी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि अभी एग्जैक्टली कैसे हम इस डिपेंडेंसी को कम करेंगे। और चौथा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल, और मेनली फ्रॉम चाइना से मंगाया जाता है। अभी भी जो PPE किट्स मंगवाए गए, कई सारे ख़राब निकल गए, उनको वापस भेजा गया। और यहाँ पे जो मेडिसिन बनते हैं उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो चाइना से मंगाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल में जब आप जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें भारत नंबर 1 पर है, लेकिन जो अदर मेडिसिन हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उसके लिए हम चाइना पर इम्पोर्ट डिपेंडेंस हैं। ठीक है, कैन इंडिया बिकम बोथ सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबलाइज्ड? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या भारत दोनों कर सकता है, सेल्फ रिलायंट भी बन जाए और ग्लोबलाइज्ड भी रहे, आइसोलेट भी ना करे खुद को? तो एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का, जिसने अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाया और ग्लोबलाइज्ड बनाया है। वैसे ही भारत भी अपने आप को बना सकता है। नाउ ट्रेड इन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट डिपेंडेंस इन कंट्रीज एबल टू ग्रो बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपको जनरली ये लगता होगा कि जब किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो सेल्फ रिलायंट है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपके यहाँ पर इम्पोर्ट भी ज़्यादा होता हो और आप कोई दूसरी इकोनॉमी आपके यहाँ पर इम्पोर्ट पर निर्भर करती हो, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देते हैं, फिर इसको और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जब चाइना ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया से वाइन और बीफ वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर चाइना ने इस तरीके से अपने इम्पोर्ट पावर को शो किया, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्ट पावर और इम्पोर्ट डिपेंडेंस में अंतर होता है।
भारत एक बहुत विशाल देश है और इसलिए शायद इंडिया आज अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो अपने इसी डेमोग्राफी की वजह से। भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम जितने बड़े प्रोड्यूसर होते हैं उतने बड़े कंज्यूमर भी हैं। तो इंडिया का जो मार्केट है वो इसकी ताकत है। और यहाँ पर अगर हम अपने आप को इम्पोर्ट पावर में कन्वर्ट करते हैं रैदर देन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, तो ये भी एक सेल्फ रिलायंस का पार्ट होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन अगर बनता है प्रीलिम्स में तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट पावर भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट डिपेंडेंस पर बात करते हैं। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस तो आपको पता ही है, चाइना जिस तरीके से यूएस पर निर्भर है अभी एक्सपोर्ट के लिए, चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा माल यूएस तक जाता है और इसके लिए वहाँ पर अभी ट्रेड वॉर भी है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो वो आपको पूरा सिनारियो समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंस जब होता है तो वो क्या करता है, किसी कंट्री को वल्नरेबल भी बनाता है। तो आपको एक डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं सोचना है, अभी भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अभी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस नहीं है किसी भी एक कंट्री पर कि वहाँ से अगर उसने बंद कर दिया अपने यहाँ पे सामान आना तो हमारा क्या होगा। अभी इंडिया की ये हालत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सपोर्ट आपको आगे बढ़ाता है वैसे ही वो आपको वल्नरेबल भी बनाता है। इम्पोर्ट पावर, एक एंगल से आपको लगता है कि यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट पावर आपको स्ट्रांग भी बनाता है, निगोशिएशन पावर देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। अब आते हैं फिर से टॉपिक पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनका कहना है कि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना पर सेंट्रिक है। चाइना पर सेंट्रिक है कैसे? अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो कंपनी चाइना से बाहर जा रही है वो भारत में आ जाए, और जब वो भारत में आएगी तो वो क्या करेगी, दूसरे दूसरे देशों में अपना सामान भेजेगी और इस तरीके से वो इंडिया को एक्सपोर्ट डिपेंडेंस बना सकती है और वो फिर भारत को और वल्नरेबल बनाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है कि आपको एक तालमेल बनाना है। कैसा तालमेल? आपको हर एक सेक्टर पर फोकस करना है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ानी है, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है और इन चीज़ों को बढ़ाना है ताकि इंडिया वल्नरेबल ना बने, ठीक है। और यहाँ की जो पावर है, यहाँ की जो क्षमता है, ताकत, उसका सही यूज़ हो पाए, ये बहुत ज़रूरी है। आई होप क्लियर हो गया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। इम्पोर्ट पावर और एक्सपोर्ट डिपेंडेंस, है ना, क्या 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 चीज़ें कंट्री को वल्नरेबल बनाती हैं, किन किन बातों पर हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। ओवरऑल चाइना सेंट्रिक नहीं सोचना है भारत को, पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड ऑर्डर में सोचना है। सेल्फ रिलायंट कैसे बनाया जा सकता है, अपने और विचार आप इसमें अपने आंसर में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमईज। डिफरेंस समझ में आ गया है, कैसे कैटेगराइज किया अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में कैसे आप अंतर कर पाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, पैकेज अच्छा खासा दिया गया है। काफ़ी दिनों से जिक्र चल रहा था एमएसएमईज के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, एमएसएमईज को बचाया नहीं जा रहा, बैंक एमएसएमईज को पैसे नहीं दे रही, एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाए। वो सारे डिस्कशन जो हमने इतने दिनों में किए हैं, आप मान के चलिए वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने एक तो पैकेज अनाउंस किया, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज के हिस्से में आए, ठीक है, और इसमें क्रेडिट गारंटी दिया गया, वो भी 100%। क्या होता है ये क्रेडिट गारंटी, कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, कैसे हेल्प करेगा ये, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या हुआ, अभी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि बैंक एमएसएमईज को पैसे नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि एमएसएमईज की हालत क्या है वो बैंकों को पता नहीं। अब अगर वो उनको पैसे दे दें तो उनको क्लियर कट लग रहा था कि एनपीए हो जाएगा हमारा पैसा, तो हम इन सेक्टर्स को कैसे पैसे दे सकते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सुझाव दिया गया था कि आप क्रेडिट गारंटी फंड बना दीजिए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अब इस बीच में गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपकी गारंटी लेते हैं। बैंक को गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये पैसे एमएसएमईज को दीजिए, अगर वो नहीं लौटा पाती हैं तो हम आपको पैसे लौटा देंगे। एकदम इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज़ बैंक ने एमएसएमई को दिया और एमएसएमईज वो 1 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पाते हैं बैंक को, तो गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए बैंक को दे देगी। बैंक का कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बैंक आगे लोन प्रोवाइड करेगा ना? बिल्कुल करेगा, ठीक है। एमएसएमईज का फ़ायदा बिल्कुल है, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट थी, प्रॉब्लम में थी, अब उनको पैसे मिल जाएंगे तो वो आगे अपना काम बढ़ा देंगे।
और इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। ये है एक्सपेक्टेशन। देखते हैं कैसे पूरा होता है। गवर्नमेंट की क्या स्थिति है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रेवेन्यू के टर्म में अगर आप बात करते हैं तो हमने इसको भी बहुत डिटेल में जिक्र किया है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो है नहीं। और दूसरा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट बेल आउट पैकेज ला नहीं सकती थी एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट को ये पता था कि बैंक के पास पैसे हैं लेकिन बैंक एमएसएमईज को डायरेक्ट देंगे नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट बीच में आती है और बैंक से वो पैसा ट्रांसफ़र करवाती है एमएसएमईज को और गारंटी के तौर पर गवर्नमेंट खुद बन जाती है। ठीक है। वाई गवर्नमेंट चूज क्रेडिट गारंटी पाथ? गवर्नमेंट ने क्यों ये पाथ चुना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ये पाथ चुना गया था, क्रेडिट गारंटीज दिए जाते थे, लेकिन अभी तक 100% नहीं दिया गया था। ठीक है, अभी तक कुछ एक 80% 60% तक गारंटी लेती थी सरकार, पूरी तरीके से नहीं लेती थी जितना इस बार इन्होंने लिया है। तो बैंक को जो डर था एनपीए का, उस डर से बचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, क्रेडिट गारंटी पाथ को चुनना पड़ा। और इससे आपको थोड़ा अलग हट करके सोचना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फॉर्मलाइज वे को चुना। गवर्नमेंट ने बैंक को चुना पैसे को देने के लिए एमएसएमईज को। चाहती तो डायरेक्ट फंड दे सकती थी, डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर देती कि 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमईज को दिया जाता है, लेकिन वो ना करके एक फॉर्मलाइज वे को चुना गया। और इसमें हर किसी का फ़ायदा है। जो मनी है वो एक सिक्योर्ड वे में जाएगा एमएसएमईज के पास बैंक के थ्रू, और वहाँ पे हो सकता है कि जब मार्केट रन हो जाए, एमएसएमईज आगे बढ़ जाए, तो फिर पैसा लौट करके बैंक के पास अपना चला आएगा और इकोनॉमी अपने आप में रन होने लग जाएगी। तो ये अच्छे सोच को रखते हुए इस पूरे पाथ को चुना गया है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको लिख लेना है एक जगह पर कि एमएसएमई सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कौन कौन सी जगह पर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि ये जो नया अनाउंसमेंट है एमएसएमईज का, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग अलग करके नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक लाइन आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, अदर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी जगहों में कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और परसेंटेज, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला डाटा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरप्राइजेज कैटेगरीज वाइज इन लैक, तो कहाँ पर कितने इंटरप्राइजेज हैं उसका ये डाटा है। आपको एक आध डाटा आप अपने आंसर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज? अब देखिए, जो एमएसएमईज को क्रेडिट गारंटी दिया गया है, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है या किस तरीके से ये दिया जा रहा है, पहले तो आपको ये समझना है। 3 लाख करोड़ रुपीज़ का गारंटी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपीज़ एमएसएमईज को दे दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो लोन एलोकेट किया जाएगा उस लोन को वापस करने का जो समय है वो 12 महीने के बाद शुरू होगा। मोराटोरियम लगा दिया गया है कि 12 मंथ तक कोई पैसे लौटाने शुरू नहीं किए जाएंगे। टोटल ईयर कितना है? 4 साल। 4 साल तक का टेन्योर दिया गया है। आपको 4 साल में पैसे वापस करने, 12 महीने के बाद पैसा वापस करना शुरू किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बदलाव है जो सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए, इसमें डायरेक्टर हैं क्रिसिल के, वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जो एमएसएमईज ऑलरेडी पैसे ले चुकी हैं, मान लीजिए 25 करोड़ रुपए तक जिसको लोन ऑलरेडी मिल चुका है, वो भी इसमें पैसे ले सकते हैं। ठीक है, और क्या चेंज है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कोई कोलेट्रल की डिमांड नहीं है, कोई गारंटी नहीं देनी एमएसएमईज को। क्यों? क्योंकि गारंटी ऑलरेडी सरकार ने दे दिया है। फाइन। और वाई रुपीज़ 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनका मानना है, जो क्रिसिल के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे इसको बताते भी हैं कि ऑलरेडी 16 से 18 लाख रुपए दिए जा चुके थे। तो मान लीजिए 80% तक लोन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था एमएसएमईज को, लेकिन वो तो खर्च हो चुके थे, किसी के वेतन में, लोन में, इस समय जा चुके थे। अब जो अमाउंट 20% का था जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी फंडिंग की, वो अमाउंट यहाँ पर दे दिया गया ताकि अब फिर से एक बार काम शुरू हो जाए एमएसएमईज का और वो अपने साइकिल को फिर से स्टार्ट कर पाए। इसीलिए ये 3 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट आर द अदर मेजर्स? तो अदर मेजर्स के तौर पे ध्यान दीजिएगा कि 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किस तरीके से किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए जो वायबल एमएसएमईज हैं उनको दिए गए हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस्ड आउट हैं उनको भी अमाउंट हेल्प किया गया है 20,000 करोड़ रुपए से। तो 3 लाख करोड़ में कैसे कैसे डिफ्रेंसिएशन है अमाउंट का, उसको भी रखा गया है। यहाँ पे 10,000 करोड़ गवर्नमेंट देंगी, उसके अलावा जो पैसे हैं वो एलआईसी और एसबीआई के थ्रू लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट, एलआईसी और बैंक ये सब मिल करके पैसे इन्फ्लक्स करेंगे कहाँ पर? एमएसएमईज में। एमएसएमईज में फिर से काम शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाउ फार विल मेजर हेल्प?
कैसे ये जो ऑप्शंस लिए हैं वो हेल्प कर पाएंगे। जाहिर तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपको बता दें 45 लाख MSMEs हैं पूरे भारत में फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से, और ये अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कई सारे सेक्टर्स में आते हैं। और ये जब सभी को फिर से काम मिलेगा, उनको तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, तो फिर से डिमांड शुरू होगी और फिर वही सेम साइकिल जो है वो हमारा शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से MSMEs को जो पैसा लोकेट किया गया है वो काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। आर देयर एनी डाउन साइड टू रिस्टोरिंग द क्रेडिट गारंटी? अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि 100% गारंटी सरकार ने ले लिया। अब इसमें जो बोरोवर हैं, ठीक है, और जो लेंडर हैं, उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं है कि पैसा लौटता है कि नहीं। देखिए अब ये जो बोरोवर हैं वो अगर पैसा वापस करेंगे तो उनको उस बात की कोई इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। जो MSMEs पैसे ले रहे हैं उनको ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। कोई यहाँ पर धमकी वाली बात नहीं है, तो उनको वापस करने में कोई इंसेंटिव दिख नहीं रहा। दूसरा, बैंक जो है वो बोरोवर कौन है, क्या पैसा ले रहे हैं, इस बात को बहुत छानबीन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगी, बिकॉज बैंक का पैसा नहीं डूबेगा, बिकॉज गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। तो ये दोनों बातें एक साथ लागू होती हैं। एक तरफ बहुत सारे पॉजिटिव एंगल हैं, दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव एंगल भी इसके हैं। कंक्लूजन में इन्होंने ये कंक्लूड किया है कि आप इसको 80-20% बना सकते थे। अब अगर मैं यहाँ पर अपने शब्दों में कहूँ तो वो ये है कि जब हम आर्टिकल को लिख रहे होते हैं शायद, तो हमें कुछ ना कुछ अपना व्यू देना होता है, और इसलिए इन्होंने अपना व्यू दिया है कि आप 80 और 20% कर देते, 20% आप उनसे लेते MSMEs में, है ना, ताकि वो इस बात के लिए लायबल होते कि भाई हमें पैसा वापस करना है। और ऐसे में क्या होगा कि सारा पैसा NPA कन्वर्ट हो सकता है, NPA बन सकता है। तो देखिए आर्टिकल से हट के अगर हम बात करें तो सरकार भी शायद इस बात को जानती है। जब कोई कोलेटरल डिमांड नहीं किया जा रहा, कोई गारंटी नहीं ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को MSMEs को हेल्प करना था, और इसलिए ये इनडायरेक्ट कदम उठाया गया ताकि फॉर्मलाइज तरीके से पैसे पहुंचाए जा सके। तो ये एक कंक्लूजन है, दिमाग में रखना है। अपने आंसर को अपने हिसाब से आप कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल डिस्पैरिटी पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ न्यू नॉर्मल, एज यू नो, एक नया नॉर्मल है। इस कोरोना वायरस क्राइसिस के बाद काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। काफ़ी सारे जॉब के जाने का डर, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़, ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया जा रहा है आज के समय में, और ये सारी चीज़ें एक नए नॉर्मल बन करके उभर रहे हैं आपके सामने। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज़ है कहीं ना कहीं। तो कैसे इन चीज़ों को काउंटर किया जाए? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और ह्यूमन ग्रीड है, कैसे बैलेंस बनाया जाए इन चीज़ों में? हैव नॉट्स, हैव्स, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जिनके पास नहीं है दे आर हैव नॉट्स, जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको कैसे हेल्प किया जाए। तो यहाँ पर जो ह्यूमन डिप्रिवेशन है उसको कैसे एड्रेस करना है, इन चीज़ों पर फोकस किया गया है। और दो बातों पर ध्यान देना है, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ पर, और दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड पर। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको समझ में आ गया ना, कि भारत के पास अभी बहुत सारी ऐसा पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग एज ग्रुप में आता है, 15 से 64 साल के बीच में आता है, और उनको आपको काम देना है। आप कैसे काम दोगे? अब यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को भी अडेप्ट करना है, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू नॉर्मल। अब सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी इस वायरस के पहले की थी। तो हमें इनोवेशन इकोसिस्टम को अडेप्ट करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के नॉलेज को समझाना है, जिनके पास ये नॉलेज नहीं है उन तक नॉलेज को पहुंचाना है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है, लोकल पीपल को एम्पावर करना है। तभी हम जा कर के जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। What can we learn from the pandemic to minimize the loss of life and livelihood should a similar episode occur again? हम इससे क्या सीखते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को फिर से ठीक करेंगे? क्या हमारे पास कोई मैनेजमेंट प्लान होगा? क्या हमारे पास कोई ग्लोबल एक्शन प्लान है? क्योंकि हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। अर्बन एरिया में हम बहुत रिफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों इतनी परेशानी होती है? बिकॉज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है, डाटा के फैक्ट्स की कमी होती है, और हम हर लोगों तक पहुंच नहीं पाते। रूरल इंडिया में आज नए अप्रोच की आवश्यकता है। पहले आप ये सोचिए कि रूरल इंडिया में कमी किस किस चीज़ की है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से सोचना है। तो सबसे पहले उसके नॉलेज की कमी होगी ना, दूसरी चीज़ स्किल डेवलपमेंट की कमी होगी। जो लोग स्किल्ड होते हैं वो तो शहर में चले जाते हैं कमाने के लिए, जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो तो बाहर शहरों में रह रहे होते हैं, विदेशों में रह रहे होते हैं। रूरल इंडिया में आज हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, आज हमें स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मनरेगा जैसे स्कीम्स को और बढ़ा चढ़ा करके लाया जाए, उसको और एफिशिएंट तरीके से आगे लाया जाए,
क्योंकि जॉब को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है रूरल इंडिया में, और साथ में जो रूरल इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो आप देखना, उसमें एक चैप्टर है बहुत ही अच्छा है वो। जब वेल्थ क्रिएशन की बात होती है तो वेल्थ क्रिएशन इंटरप्रेन्योरशिप से कैसे ताल्लुकात रखता है। जब इंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होता है, और जब ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होगा तो उस जगह की, उस इकोनॉमी की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। और आज नीड और डिमांड यही है, आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो रूरल अर्बन गैप जो है उसको हमें कम करना है, ख़त्म करना है। इकोनॉमिक मॉडल क्रिएटिंग डिस्पैरिटी, तो ऐसे मॉडल को लेकर के आए जो डिस्पैरिटी क्रिएट ना करें क्योंकि अगर ये डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगे तो फिर से जो एक दरार है वो बढ़ता चला जाएगा। कंपनसेशन ऑफ पीपल एट द ग्रास रूट इन की एरिया, जो एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ, रूरल एजुकेशन, जो भी हमने डिस्कस किया जस्ट, इन सभी चीज़ों में जो डिस्पैरिटी है या गैप है उसको हमें ख़त्म करना है। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको हटाना है, दूर करना है। नीड ऑफ रिमूविंग डिस्पैरिटीज़, ठीक है। तो आपको ये एंगल समझना है कि रूरल इंडिया में आपको डेवलपमेंट करना है, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे लोगों को सिखाना है, वहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। तो आप क्या करोगे, आप कैसे एजुकेशन को डेवलप करोगे, कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे, इन चीज़ों के बारे में सोच करके आप जाएंगे तो आपको सारे आंसर अपने आप दिखने चले जाएंगे। ग्रास रूट लेवल पर काम करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को आप हेल्दी बनाइए, आप उनको एजुकेट कीजिए, है ना, आप उनको सिखाइए कैसे बिजनेस रन होता है, कैसे हम लोगों की कनेक्टिविटी को कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। विलेज से शहर की दूरी कितनी है, वहाँ पर क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनके गैप को कम करेंगे, तो डिस्पैरिटी ऑटोमेटिकली रिमूव होता चला जाएगा। अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लैंड यूज पैटर्न, अब देखिए जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंसान और एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को ही लैंड की ज़रूरत है, किसके लिए? रहने के लिए और फूड के लिए। हमें इसमें बैलेंस बना करके चलना होगा। वहीं आपको इंडस्ट्रीज़ भी लगाना है, वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करनी है, आपको अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने हैं, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करना है, ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है। इसके बाद इरीगेटेड इरीगेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, इसका क्या अप्रोच हो सकता है, इसमें एक केयरफुल अटेंशन देने की ज़रूरत है। हॉलिस्टिक एजुकेशन हर जगह पर काम आता है और वो यहाँ भी काम आएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप डिस्पैरिटी कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी के आउटरीच को कैसे बढ़ाएंगे, और कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है। लाइवलीहुड को बढ़ाना है, अच्छा बनाना है रूरल एरिया में। अगर हम विलेज को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, विलेज को सशक्त बनाएंगे, तो भारत अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। यही इसका की पॉइंट है, इसी पर पूरा डिस्कशन है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अब बताइए कि क्या आपको ये सारे टर्म्स याद हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था? आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। एमएसएमईज के बारे में सारा जिक्र हो गया है, क्राइटेरिया भी याद हो गए होंगे, एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया आपको, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जिनको भी नहीं याद आ रहा है वो फिर से जाएंगे शुरू में और वो वहाँ पर सुनेंगे कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ है। डर्टी फ्लोटिंग, डिवैल्यूएशन, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, क्रेडिट गारंटी। अब समझ में आ गया ना, गारंटी, सरकार गारंटी ले रही है एमएसएमईज के बदले बैंकों से, ठीक है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज आपको 3 सवाल पूछे गए हैं और कल के क्वेश्चन का आंसर भी है। तो पहला क्वेश्चन एमएसएमईज के डेफिनेशन पर ही है, जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। पहला है माइक्रो यूनिट से जुड़ा हुआ, माइक्रो यूनिट का इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। अगर सही है तो बोल दीजिएगा सही, और गलत है तो बता देंगे गलत। एमएसएमईज में दूसरा मीडियम यूनिट को लेकर के टारगेट किया गया है, उसका आंसर आपको बताना है। क्या मीडियम यूनिट में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर 50 करोड़? बताइए सही है गलत है, आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है डर्टी फ्लोटिंग, समझाया था डिटेल में। विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड एंटायरली बाय मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी गलत लगे तो शक करना है और फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। तीसरा सवाल है डेमोग्राफिक डिविडेंड पर, बहुत डिटेल में बताया था ना, आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। तो देखिए पढ़ करके, क्या वही डेफिनेशन है जो भी हमने डिस्कस किया कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। इंडिया में हाईएस्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या सही है गलत है?
आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। सही बताएंगे, अच्छा आंसर बताएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और अपने 5 दोस्तों को शेयर भी कर दें, हालांकि आप लोग करते हैं बट मेरा काम है बोलने का, प्लीज़ उसको शेयर करें। कल का आंसर देख लेते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज आपसे पूछा गया था, फ्रांस नहीं होगा इसमें। आंसर है सी, 1 और 2, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। डिफरेंस वगैरह जान के रखिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज, तो ये सब क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, आपको इनको ध्यान में रखना है। अगला सवाल एनआईसी पर पूछा गया था, 2000 में नहीं बल्कि इससे बहुत पहले 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था लास्ट डे का। इसमें केरला को टारगेट किया गया था। केरला में लिटरेसी रेट बढ़ा है, घटा नहीं है, गलत है ये। फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट है, सही है बिल्कुल। तो दूसरा बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, आरोग्य सेतु से मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है। और दूसरा एनआईसी के द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर है सी, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन? आई होप पसंद आया होगा। और प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए आप लोग। पीडीएफ को टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया जाता है, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं वो वहाँ से पीडीएफ ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।